हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, दिस विल बी प्रेजेंटेड टू यू बाय मी आशीष कुमार सिंह। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का सबसे पहला करंट अफेयर है जो अभी न्यूज़ में है, वो ये है कि पोलिंग फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस टू बी हेल्ड ऑन 6 अगस्त 2022। इसका मतलब ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन के लिए इलेक्शन होने वाले हैं 6 अगस्त को पार्लियामेंट में। ठीक है, तो न्यूज़ के कटिंग्स को अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा दिखता है कि द पोलिंग विल टेक प्लेस एट द पार्लियामेंट हाउस बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। जगदीप धनकर हैज़ बीन नेम्ड एज द NDA कैडेट। NDA कैडेट जो है वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, उनका नाम है जगदीप धनकर। और मार्गरेट अल्वा इज द अपोजिशन कैंडिडेट। ठीक है, तो दो कैंडिडेट्स का नाम हमें याद रखना है यहाँ पे। सबसे पहली कैंडिडेट जो है उनका नाम है जगदीप धनकर, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनका नाम है मार्गरेट अल्वा। ठीक है, ये दो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वेरियस एग्जामिनेशंस में इनके बारे में पूछा जा सकता है। स्पेशली ये नाम मार्गरेट अल्वा इसलिए क्योंकि ये ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, चाहे रूलिंग पार्टी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका नाम उनको मालूम होता है, बट ऑपोजिशन पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका नाम, उनका जिक्र स्टूडेंट्स नहीं करते हैं जनरली। तो इसलिए ये नाम याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। मार्गरेट अल्वा आप लोग के मन में बस जाना चाहिए, क्योंकि चाहे वो NDA हो या CDS हो या CAPF हो या सिविल सर्विसेज हो, ये नाम पूछने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कहता है दैट द काउंटिंग विल टेक प्लेस एट द पार्लियामेंट हाउस आफ्टर वोटिंग ऑन 6 अगस्त 2022। अगर एक आम स्टूडेंट पढ़ता है और अगर एक आम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ते हैं तो बस ये 3 पॉइंट हो गया और करंट अफेयर इज डन फॉर दैट स्टूडेंट। ठीक है, बट हमें वो चीज़ नहीं करना है। करंट अफेयर का मतलब होता है एक ऐसा अप्रोच जहाँ पे हम एनालिसिस करें। एक ब्रीफ एनालिसिस इज द की to get answers of all the questions which we can deviate from current affairs। ठीक है, अब हम देखने जाते हैं कि हम एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस है जो ऑटोमेटिकली रेज होने चाहिए तुम्हारे माइंड में अगर तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो। तो इफ दे आर नॉट ऑटोमेटिकली बीइंग रेज्ड इन योर माइंड तो कहीं ना कहीं तुम पढ़ नहीं रहे हो, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो। हमें इस एग्जाम्स के लिए फॉर्मेलिटी नहीं करना है। ठीक है, तो एनालिसिस इज द की। अब आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एनालिसिस करते कैसे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग जान चुके हैं एटलीस्ट अब तो कि अभी जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्लिंच करना चाहिए तुम्हारे माइंड में कि यार ये वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है। एटलीस्ट मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट होता क्या है। अगर तुमसे कोई पूछे कि वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या है तो तुम सीधा बोल दोगे कि वाइस प्रेसिडेंट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ पता होता नहीं है लोगों को, बट अब क्या जानना है कि वाइस प्रेसिडेंट रियलिटी में क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिसर इन द कंट्री। जो हमारे देश के सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं उनका नाम होता है वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, अब तुम्हारा टास्क ये है कि तुमको ये पता करना है कि हु इज द हाईएस्ट ऑफिशियल इन द कंट्री। ठीक है, पता करना और मुझे अपडेट्स देना कि सबसे पहला हु इज द सीनियर मोस्ट एंड द हाईएस्ट ऑफिसर इन द कंट्री। फॉर योर सेक मैंने बता दिया कि सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर जो कंट्री के होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो दिस क्लियर्स आवर वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बस इससे सॉल्व हुआ कि भाई वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं। ठीक है, अब द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, या क्या एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ये भी एक तुम्हारे माइंड में रेज करना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज दिस बॉडी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के इतने बड़े संविधान के 63वें आर्टिकल से वाइस प्रेसिडेंट का पद का चयन होता है। ठीक है, तो कह सकते हो कि यस दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ये एक संवैधानिक बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो ये भी ध्यान में रखना काफ़ी ज़रूरी है कि दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, अब देखो
दूसरा क्वेश्चन जो आता है, सिर्फ अभी हम बता रहे हैं कि इस एक करंट अफेयर से कैसे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, कैसे करंट को स्टैटिक से रिलेट कर सकते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है दैट हम लोग जो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं विच वी सिलेक्ट अंडर आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो आर्टिकल 63 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर तुम लोगों ने लक्ष्मीकांत कभी नहीं खोला होगा तो तुम्हें ये चीज पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस क्या है कि करंट अफेयर्स को तुम रिलेट करके भी स्टैटिक्स पढ़ सकते हो, दैट इज द की, और उसी तरह से पढ़ना चाहिए अगर इस एग्जाम्स को तुम्हें क्रैक करना है तो, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मुझे कैसे मालूम है, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत को बहुत बार पढ़ा, और एडवाइस दूंगा कि तुम लोग भी पढ़ते रहो और ऐसे ही रिलेट करते रहो ताकि आइडिया हो कि होता क्या है। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ ही इज इलेक्टेड, ठीक है, जान गए भाई कि सेकंड मोस्ट और सेकंड हाईएस्ट ऑफिसर है इन कंट्री के, बट यार इनका सिलेक्शन कैसे होता है, हाउ ही इज सिलेक्टेड, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ही इज सिलेक्टेड इनडायरेक्टली, ओके, उनका जो सिलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है, ठीक है। और करता कौन है, 2 सेकंड, हाँ, he is selected indirectly by the members of both the houses of parliament, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा हो, ठीक है, दोनों के दोनों हाउसेस हमारे पार्लियामेंट के इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब पार्टिसिपेट तो करते हैं बट लिखा हुआ है यार कि इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वो समझते हैं कि यार इनडायरेक्टली पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि ऐसा नहीं होता है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। ये जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो इन हाउस होती हैं और मेंबर्स अपने व्यू पॉइंट को रख के विथ द यूज ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, पीआर, ठीक है, एक प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू जो है हम लोग सिलेक्ट करते हैं अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इनडायरेक्ट सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब जो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट, ये है दैट डू ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या सारे के सारे मेंबर्स जो हैं इनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल सारे के सारे मेंबर करते हैं, बी इट इलेक्टेड मेंबर्स और बी इट नॉमिनेटेड मेंबर्स। हमें भी मालूम है कि हमारे लोकसभा और राज्यसभा में बहुत सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, बट हियर इज द केस, चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हो चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हो, दोनों के दोनों, यस, इलेक्टेड प्लस नॉन इलेक्टेड मेंबर्स, दोनों के दोनों मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। लेकिन एक क्लिंच है यहाँ पे। अब क्लिंच भी ऐसा है कि जानना जरूरी है तो जान लो, ठीक है। एक होता है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ठीक है। अब भाई याद रखने की बात यह है, जहां लोग बहुत हद तक कंफ्यूज होते हैं कि यार ठीक है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जवाब होगा इसका कि बिल्कुल नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट कदापि नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक तुम्हारा क्लिंच है, तुमको याद रहना चाहिए क्योंकि लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, ओके। बट एक और चीज ध्यान रख लो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में भले इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो तुम्हारा काम ये है कि ये पता करना कि कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अगर अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछोगे बॉस तो करंट अफेयर सिर्फ करंट अफेयर लगेगा। अगर तुमको एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करना है तो इसके ऊपर जाना पड़ता है तुमको, ठीक है। तो यू शुड नो कि भाई चलो अब इतना तो मालूम है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, तुमको ये तो पता कर सकते हो एटलीस्ट कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो कौन कौन करते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये तुम्हारा पर्सनल टास्क होगा, इसको पता करो और इसके बारे में बताओ, ठीक है। और एक चीज याद रखना है हमें कि हमारे स्टेट्स हैं, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट्स में होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, क्या इसके मेंबर्स, क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं।
ये भी पता कर लेना है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। जवाब है कदापि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो हम यही बता देते कि हाँ वो भी करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं टू बी प्रिसाइज। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये चौथा फैक्ट है। अभी तक हम लोगों ने एक स्लाइड में एक करंट अफेयर से 4 फैक्ट्स ऐसे देख लिए जो कि भाई स्टैटिक है, बट उनका पढ़ना जरूरी है, उनका जानना जरूरी है। टाइम लगता है, बट बाय टाइम अगर इस हैबिट को हम इनकलकेट कर लेते हैं तो आई कैन गारंटी यू कि विद इन 1 आवर या आधे घंटे के अंदर भी तुम चाहो तो पूरा करंट अफेयर को समअप कर लेते हो, क्योंकि चीज़ें फिर रिपीट होने लगती हैं। मुझे ये पीपीटी बनाने में, स्लाइड्स बनाने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये चीज़ें मेरी जानी हुई है। जस्ट एक करंट अफेयर में देखता हूँ और ऑटोमेटिकली माइंड स्टार्ट्स रीडायरेक्टिंग कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो ये काम तुमको भी करना है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है। क्वेश्चंस करो अपने आप से बॉस, क्वेश्चंस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट इन केस ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे है कि ये एक आंसर है कि नो मेंबर्स फ्रॉम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर इन्वॉल्व, जो कि मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड में बता दिया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से एक भी मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब उसके बाद क्वेश्चन है कि कौन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, मतलब कहाँ इन्वॉल्व होते हैं ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो मेंबर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो द हॉनरेबल मेंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, ठीक है। तो ये कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, तो जी हाँ, इसका भी आंसर मैंने तुम्हें बताया है दैट दे आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो इन्वॉल्व होते हैं, उपराष्ट्रपति के इलेक्शंस में वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने बताया तुम्हें कि भाई इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो सिंपल लाइंस में लिखा हुआ है दैट इट इज कंडक्टेड बाय द मीन्स ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इतना कॉम्प्लेक्स वर्ड सुन के लगेगा कि यार ये चीज़ क्या है, हमें तो पता ही नहीं है कि ये चीज़ क्या है, तो चलो समझाते हैं कि ये चीज़ क्या है। बेसिकली इट मीन्स सिलेक्शन इन इलेक्शन बाय रैंकिंग मेथड। अब ये रैंकिंग मेथड समझाने के लिए मेरा अपना तरीका, ये मेरा पर्सनल अप्रोच है, समझ लो, ऐसे ही एग्जाम्पल से हम समझते हैं। लेट अस कंसीडर, ठीक है, अगर हम मानते हैं कि हमारे पास पूरे भारत में बस 9 लोग हैं, देयर आर ओनली 9 पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया एज ऑफ नाउ, लेट अस एज्यूम, ऐसा है नहीं बट लेट अस एज्यूम, ठीक है। और 9 नहीं है, 9 + 4, थोड़ा मैथ्स वीक है बट 9 + 4 हो गया 13 मेंबर्स हैं। 13 में से तुम कह सकते हो कि 4 मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शंस में कंटेस्ट करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, एंड लेट मी नेम देम एज A, B, C एंड D, ठीक है। अब समझो, A को जो वोट्स मिले वो मिले 3, B को जो वोट्स मिले वो मिले 3, C को जो वोट्स मिले वो मिले 2 और D को जो वोट्स मिले वो मिला 1, ठीक है। टोटल 13 मेंबर्स है हमारे कंट्री में, ये एक इमेजिनेशन है, ऐसा रियलिटी नहीं है। 13 मेंबर्स हैं, 4 लोग जो हैं इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए खड़े होते हैं, ठीक है, और उनको रिस्पेक्टिव लोगों ने वोट्स दिया और A का वोटिंग आ गया 3, B का वोटिंग आ गया 3, C का आ गया 2 और D का आ गया 1, ठीक है। अब समझो बात, देखो ऑटोमेटिकली क्या होता है रैंकिंग मेथड में कि D को है 1, ठीक है, D को जो वोटिंग मिला है वो 1 मिला है। होता क्या है ना कि ये जो 1 वोट है ना, जिसने भी दिया ये 1 वोट, ये D से छीन लिया जाता है। अब D से पूछा जाएगा कि भाई आप ये जो 1 वोट है आप किसको देना चाहते हैं, ठीक है, तो D बोलेगा कि भाई हम ये वोट अपने भाई A को देना चाहते हैं, ठीक है। तो अब A के पास कितना वोट हो गया, अब A के पास हो गया 3 + 1 = 4, A के पास हो गया 4 वोट, B के पास अभी भी 3 वोट है, C के पास 2 वोट है, अभी भी D एलिमिनेट हो गया रैंकिंग मेथड का यूज करके, ठीक है। अब आते हैं C पे, हम देख सकते हैं कि A के पास 4, B के पास 3, C के पास 2, तो जो नेक्स्ट एलिमिनेशन है वो होगा C का, ठीक है। तो जब हम C का एलिमिनेशन करेंगे तो C से पूछा जाएगा कि भाई तुम बता दो कि ये जो 2 वोट है हम किसको दे, ठीक है। तो C बोलेगा कि भाई A भी मेरा दोस्त है, B भी मेरा दोस्त है, हम किसको दे किसको ना दे, एक काम करो दोनों को 1-1 वोट दे दो, ठीक है। तो C दिया दोनों को 1-1 वोट। अब A के पास क्या वोट हो गया, A के पास टोटल हो गया 5 वोट्स, ठीक है। B के पास कितना वोट हो गया यार, B के पास हो गया 3 + 1 = 4 वोट्स, ठीक है। तो देख रहे हो रैंकिंग मेथड में होता क्या है, एलिमिनेट होते जाते हैं, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाता है। अगर तुम्हारे पास वोट्स कम हैं तो तुम्हारे वोट्स को, तुम तो रिजेक्ट होते हैं और तुम्हारे वोट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे मेंबर्स की तरफ, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है। अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एंड रिजल्ट अगर देखो
तो जो ये 5 वोट के साथ जीता वो जीता ए, तो ए इज नॉमिनेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही है इसका मतलब, यही है इतने भारी भारी वर्ड जिसे हम कहते हैं बाय द मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन से हम लोग वाइस प्रेसिडेंट का चयन करते हैं। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जानना तुमको काफी जरूरी था, इसलिए मैंने इनके बारे में अभी जिक्र किया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो आने वाला चीज है कि और कुछ क्वेश्चंस माइंड में ऑटोमेटिकली आने चाहिए फॉर दैट मैटर टू बी प्रिसाइज। फॉर हाउ मेनी ईयर्स ही इज इलेक्टेड, हु इज इलेक्टेड, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कितने साल के लिए उनका सिलेक्शन होता है, इलेक्शन में सिलेक्शन के थ्रू सिलेक्शन होता है। तो इसका जवाब होगा कि भाई जी 5 फॉर 5, एक सेकेंड, फॉर 5 ईयर्स ही इज सिलेक्टेड। ठीक है, 5 सालों के लिए उनका सिलेक्शन होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है यार, ऑटोमेटिकली देखो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, कैन ही गेट रिमूव्ड इवन बिफोर 5 ईयर्स। पढ़ो मत, मतलब रटो मत, पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ाई करने का मतलब रटना नहीं होता है, एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के केस में रटना नहीं होता है बॉस। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ट्रिगर करो यार। ठीक है, 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या सिर्फ 5 साल के लिए, क्या वो चाहे तो बीच में छोड़ के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? अगर छोड़ के जाते हैं तो क्या होगा, कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे समझो कि अगर छोड़ के जाना चाहते हैं या फॉर दैट मैटर कुछ होता है तो छूट सकता है कि नहीं छूट सकता है? तो यस, बिल्कुल छूट सकता है। ठीक है, बिल्कुल छूट सकता है। कैसे छूट सकता है? अब कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल उनके ऑफिस में, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के टेन्योर के टाइम उनका डेथ हो गया या कुछ ऐसा हो गया जो वो छोड़ना चाहते हैं, देन ही कैन रिजाइन एंड लीव। ओके, ही कैन रिजाइन एंड लीव। अब क्वेश्चन तुम्हारा ये है बॉस कि तुमको पता करना है कि टू हुम ही शुड रिजाइन, ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू हुम ही शुड रिजाइन एंड लीव। ये क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, हम बस समझा रहे हैं कि ऐसे पढ़ना है। ठीक है, डिक तो तुमको भी थोड़ा करना पड़ेगा, सारा सॉल्यूशन हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर हम बता देंगे तो फिर वही हो जाएगा कि तुम्हें परोसा हुआ थाली मिल गया, तुम खा लोगे एंड सॉर्टेड है, बट ऐसा सॉर्टेड नहीं होगा बॉस। अगर कुछ करना है तो थोड़ा मेहनत भी कर लेना। ठीक है, कैसे बता देना। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कैसे रिमूव होता है। ठीक है, तो कैसे रिमूव होते हैं भाई, सिंपल सा बात है। एक तो हो गया उनका डेथ वगैरह हो गया तो रिजाइन कर दिए। किसको रिजाइन कर दिए? क्लैरिटी वो तुम देना। दूसरा चीज होता है कि अगर मान लो कि ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वो ना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर पा रहे हैं और लोगों को लग रहा है, लोगों को नहीं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को लग रहा है जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं कि यार ही इज़ नॉट द कैंडिडेट, ही इज़ नॉट द राइट कैंडिडेट। तो कैसे मतलब उनको हटाया जा सकता है? क्या इतना ईजी है वाइस प्रेसिडेंट को हटाना? इतना ईजी भी नहीं है। ठीक है, कुछ होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो देखो, तरीका नंबर 1 होता है इफेक्टिव मेजॉरिटी प्लस सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो एक ही तरीका होता है मिंटू से, इफेक्टिव प्लस सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही वो हटते हैं। अब ये जो इफेक्टिव मेजॉरिटी है इसका मतलब क्या होता है? तो मोटा मोटी समझ लो कि 2/3 मेंबर्स अगर मान लो कि कह दिए कि भाई ये नहीं रहने चाहिए, ठीक है, तो उनको जाना पड़ता है। अब ये जो इफेक्टिव मेजॉरिटी का केस है ये कहाँ पे चलता है? ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव मेजॉरिटी का केस है ये होता है राज्यसभा में। क्यों होता है राज्यसभा में मालूम तुमको? इसलिए होता है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, अब ये गौज कर लेना तुम खुद से कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो है राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ये तुम्हारा होम असाइनमेंट है, पता कर लेना बाकी असाइनमेंट्स की तरह कि ये क्यों होते हैं और कहाँ से होते हैं। अब देखो, सिंपल मेजॉरिटी कहाँ पे होता है बॉस? ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी होता है लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में होता है। और ये जो लोकसभा में होता है सिंपल इसलिए होता है क्योंकि इनका रिलेशन मेजरली राज्यसभा से होता है, लोकसभा से उतना रिलेशन इनका होता नहीं है। इसीलिए सिंपल मेजॉरिटी का जो केस होता है वो लोकसभा में, स्पेशल मेजॉरिटी का जो केस होता है वो राज्यसभा में। और अगर तुमको शॉर्ट ट्रिक याद रखना है, फॉर एग्जांपल एसएससी वगैरह में पूछते हैं, तुम याद रख सकते हो कि कैसे, तो सिंपल इफेक्ट से वो रिमूव होते हैं। एक निमोनिक कह सकते हो इसको कि ये सिंपल इफेक्ट से ये रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, तो एक करंट अफेयर बॉस हम लोगों ने अभी पिछले 10-15 मिनट में एक करंट अफेयर पढ़ा है, और नहीं तो नहीं, आई गेस आई कैन से एटलीस्ट 10 फंडामेंटल कोर कॉन्सेप्ट्स जो कि इंडियन पॉलिटी के बुक्स में अवेलेबल होती हैं, उनको मैंने तुम्हें एक करंट अफेयर से समझाया है। ठीक है, तो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका यही होता है। अगर इस तरीके से नहीं पढ़ोगे करंट अफेयर तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो, अपने माइंड से क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो। फॉर एग्जाम्पल चलो एक और चीज समझाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि 6 अगस्त को वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, बट यार एक चीज और, अभी अभी प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन हुआ है।
ठीक है। अब ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, तो अगर तुम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत फॉलो करते हो या करना चाहते हो, तो उसमें एक चैप्टर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, एक पूरा फुल फ्लेश चैप्टर है। तो उसमें डीप तो नहीं जाएंगे, बट एज आई सेड कि कुछ फैक्ट्स को कोरिलेट और कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करना पड़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल 63 से वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो बात है यार कि प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से बन सकते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 52 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक बहुत ही फेमस श्लोक है, लाइन है कि हम है बवन्ना राष्ट्रपति बनना, ठीक है। तो अगर कुछ नहीं याद रहता है तो ये लाइन याद रख लो, हम है बवन्ना राष्ट्रपति बनना। तो आर्टिकल 52 से सिलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। हम लोगों ने देखा कि हम कैसे वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं, हम लोग को ये भी देखना चाहिए था कि हम लोग कैसे प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए बता देता हूं कि प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही होता है, जिस तरह से वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं। बट एटलीस्ट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए तुमको, क्वेश्चंस खुद से क्वेश्चंस रेस करो। कितने साल के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है? क्या प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है वो भी इतना आसान है जो कि वाइस प्रेसिडेंट का है? ये सब कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट तुमको खुद करना पड़ेगा। बट एक छोटा सा करंट अफेयर और इंडियन पॉलिटी का मतलब टू मेजर बॉडीज और दो इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत हम लोगों ने कवर कर लिया मोटा मोटी। ये होता है पावर ऑफ करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर को रिलेट करो, हो जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं होता है। अभी लगेगा कि इतना टफ है, नहीं हो पाएगा, टाइम टेकिंग है, हार्ड टू डू है। तो यार इजी क्या है लाइफ में इजी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सब कुछ हार्ड होता है। हार्डशिप सहना शुरू करो, पिंच ऑफ प्रेशर इज ऑल्सो नीडेड। ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा स्ट्रेस लो, बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ, बट पिंच ऑफ प्रेशर इज द की। अगर तुम पिंच ऑफ प्रेशर नहीं लोगे ना बॉस, कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से पढ़ो और फिर जाके तुम्हारा कुछ होगा। हम लोगों ने एक करंट अफेयर से एटलीस्ट 10 to 15 फैक्ट्स जान लिए अबाउट द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर हम और आगे बढ़े तो आई विल इवन कनेक्ट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हम जब पढ़ाई करते हैं तो अगर ऐसा कुछ करंट अफेयर पढ़ते हैं तो भाई ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में प्रेसिडेंट अगर आया कहीं तो प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से फिर तुम गवर्नर्स पे आ जाओ। मतलब यार इसका कोई दायरा नहीं होता है, दे आर इनफाइनाइट, ओके, सब्जेक्टेड टू द कंडीशंस कि तुम कितना एफर्ट लगा रहे हो उसको समझने में। तो इनफाइनाइट है, इस तरह से पढ़ो, सब होता है, ठीक है। करोगे सब होगा। नहीं पॉजिटिव सेंस में लेना, नेगेटिव सेंस में मत लेना। अब देखो एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइम के लिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसके थ्रू भी मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूं, इसलिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि बोथ नॉमिनेशन नहीं होगा, नॉमिनेटेड होगा, थोड़ा गलत पीपीटी आ गया। बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये पहला स्टेटमेंट है कि नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट है इनकरेक्ट है तुम बताना, बट करते हैं, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 है, रिसेंटली इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ 14th, ठीक है। यही बात है जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि रिसेंटली इलेक्शंस वेर हेल्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कनेक्शन करा करंट अफेयर का स्टैटिक के साथ, वर्टिकल कनेक्शन करा करंट अफेयर का स्टैटिक के साथ। बट एक छोटा सा चीज़, इतना छोटा सा चीज़ कि जब फाइनली मेरा ये पीपीटी बन रहा था तो ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में ये आया कि भाई ये चीज़ तो रह गया, बट ये चीज़ हम इसलिए नहीं डालें प्रिपरेशन अपने पीपीटी के समरी में, क्योंकि यार अगर ये भी बता देंगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कि करंट अफेयर क्या होता है। हम लोग ये नहीं कहीं पढ़े कि रिसेंटली इलेक्शंस वर हेल्ड फॉर द सिलेक्शंस ऑफ 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 14वें वाइस प्रेसिडेंट, 14वें वाइस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन में ये काम हुआ है, अभी हुआ है, ठीक है। अब आंसर इसका क्या हो सकता है? आंसर हो सकता है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बेसिस पे देखें तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, पता है, पढ़ा है, जाना है। स्टेटमेंट 2 के बाद आते हैं तो भाई नहीं पता है, नहीं पढ़ा है, नहीं जाना है। इसमें कोई तुक्काबाजी नहीं कर सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो, कोई दिमाग नहीं लगा सकते हो। एलिमिनेशन मेथड होता है, बट एलिमिनेशन मेथड भी लगता है सिलेक्टेड क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा। एलिमिनेशन मेथड की जहां तक बात करते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड्स पे ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड नहीं लगाया है। तो अब तुमको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। अब इतना ज़्यादा प्रवचन होने के बाद, 15, 20, 25 मिनट का क्लास होने के बाद एक छोटा सा फैक्ट हम लोग को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि नहीं पढ़ा है,
तो मेरा कहने का मतलब क्या है, हम खराब है, हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर जो है समुद्र है। मेरा समझाने का मतलब बस इतना था कि करंट अफेयर जो है वो समुद्र है। तुम को बस गहराई में चलते जाना है, चलते जाना है, लेकिन गहराई में चलते चलते तुम छोटा छोटा फैक्ट्स भी मत भूलो। फॉर एग्जाम्पल, नहीं मालूम था बॉस 14th प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन अब मालूम है। ठीक है, समझोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी समझोगे। करंट अफेयर्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने का भी सिग्निफिकेंस उतना ही जरूरी हो जाता है। अब जो अगर तुम देख लिए क्वेश्चन में कि 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो एटलीस्ट तुम ये तो कर सकते हो कि कल को तुम देखोगे कि भाई प्राइम मिनिस्टर का जब आता है तो फिर हमारे कौन से मोदी जी जो है हमारे कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, आगे जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो कौन से नंबर के होंगे। तो ये सारा चीज़ जो है ना बॉस, मतलब बहुत ही ज़्यादा अटर इम्पोर्टेंस का है। तो तुमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और कोई मेरा वो नहीं था पता कर, मतलब डराने का मेरा वो नहीं था, बट ये है कि छोटे छोटे चीज़ों पे भी ध्यान दिया करो। अगर नहीं ध्यान दोगे तो फिर डर के रह जाओगे, डर के रह जाओगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। थोड़ा ओपन हो, सब कुछ होगा। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। सून एंड लेटर फिर मिलेंगे, और अगले बार जब मिलेंगे तो एलिमिनेशन मेथड्स पे क्वेश्चंस करेंगे और आगे का करंट अफेयर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।